नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, सीबीआई और ईडी ने विरोधी दलों के नेताओं पर कहर बरपा दिया है। विपक्ष की चार पार्टियां, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राजद और भारत राष्ट्र समिति, इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने मिलकर शराब घोटाला किया, तो दोनों दलों के नेता एक ही जांच में फंसे हुए हैं। इसमें मुख्य तौर पर अभी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हैं और भारत राष्ट्र समिति की के कविता हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं। जांच में आगे केजरीवाल का नाम भी आने के आसार हैं। तो इन चार राजनीतिक दलों के कई नेताओं के घरों, दफ्तरों पर छापेमारी हुई है। कई नेताओं के घरों से नोटों के भंडार मिले हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव और उनकी मां लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी चार्जशीटेड हैं और जमानत पर रिहा है। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। सवाल यह है कि क्या यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है, यानी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं पर टूट पड़ी हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही यह सब कुछ हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले विपक्ष के सब नेताओं को इकट्ठा होने का मौका क्यों दे रहे हैं? तीसरा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई चुनावी फायदा होगा या नहीं होगा? पहले सवाल का जवाब यह है कि हां, यह सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। याद करिए, सिर्फ 3 महीने पहले 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के अफसरों की कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वे बेधड़क होकर के कार्रवाई शुरू करें। उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए
काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने नवंबर में ही इशारा कर दिया था कि टूट पड़ो, और वे टूट पड़े। दूसरा सवाल यह है कि अब जब लोकसभा चुनावों को सिर्फ 1 साल बचा है, तो एक साथ कई विपक्षी दलों पर कार्रवाई शुरू करवाकर वह विपक्ष को एकजुट होने का मौका जानबूझकर क्यों दे रहे हैं? तो याद करिए 2014 का चुनाव, जब उन्होंने देश से वायदा किया था कि वह भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वादा किया था कि वह न खाएंगे न खाने देंगे। इस वायदे को उन्होंने बाखूबी निभाया भी। 9 साल हो गए हैं, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। जिस जिस पर थोड़ी बहुत शिकायत मिली, उसे बिना लाग लपेट मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया। याद कीजिए वे बड़े बड़े नाम, जिनका नाम लेने की मैं जरूरत नहीं समझता। और फिर याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार का वह जमाना, जब भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने पर भी प्रधानमंत्री गठबंधन की मजबूरी बता दिया करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल को लेकर मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश की थी। अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। चौकीदार चोर का नारा भी लगाया था, लेकिन जनता ने उनके आरोपों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मोदी ने वह भरोसा कायम किया हुआ था। अब उसी तरह उन पर अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मोदी खुद पर बने उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचारियों की सारी फाइलें खुलवा रहे हैं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, लेकिन उनसे पहले हुए भ्रष्टाचार की सजा कितने लोगों को मिली? शायद एक आध नाम ही आपको याद आए। इसलिए मोदी ने सीबीआई को तेजी लाने का इशारा किया। सब पर एक साथ कार्रवाई शुरू करवाकर वह समाज में संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें भ्रष्टाचारियों के साथ जाना है या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने वालों और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वालों के साथ जाना है। अब 1 साल तक यही माहौल बनाया जाएगा। चुनावों से पहले सबको कटघरे में खड़ा करके अपने कोर वोट बैंक को याद दिलवा रहे हैं कि वह भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का वादा भूले नहीं हैं। इसके साथ ही समूचे विपक्ष को वह अपनी 56 इंच की छाती भी याद दिला रहे हैं कि सारे मिलकर आ जाओ, जनता तय करेगी कि वह किसके साथ है। सीबीसी और सीबीआई अधिकारियों के इसी सम्मेलन में मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना याद करवाया था कि जो सबको भ्रष्ट बताता था, वह बेशर्मी के साथ उन सब तथाकथित भ्रष्ट नेताओं के साथ खड़ा होकर के और हाथ खड़े करके फोटो खिंचवा रहा है। तीसरा सवाल यह था कि भाजपा को इसका चुनावी फायदा होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब यह है कि 2014 में मोदी के जीतने की 3 बड़ी वजह थी। उनमें से सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार ही थी। जो लोग समझते हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता, उन्हें मैं याद दिलाता हूं कि
2014 के चुनाव में भाजपा की जीत के 3 बड़े कारण थे। पहला, हिंदुत्व की छवि वाले मोदी का नेतृत्व। दूसरा, पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाने का विश्वास पैदा करना। याद कीजिए 8 जनवरी 2013 की घटना, चुनावों से करीब करीब 1 साल पहले की घटना, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर 2 जवानों हेमराज और सुधाकर को शहीद कर दिया था। पाक सैनिक हेमराज का सिर भी काटकर साथ ले गए थे। नरेंद्र मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया था। याद कीजिए, मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि 1 सिर काटने के बदले 10 सिर काट कर लाएंगे। और पुलवामा पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करवाकर उन्होंने उस वायदे को निभाया। अब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के वायदे को निभा रहे हैं, जिसका चुनावी फायदा निश्चित है। कर्नाटक के चुनाव में 8 करोड़ी भाजपाई विधायक का टिकट काटकर वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।